Recording in progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हम हमारे जीवन में जो भी हासिल करते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उस चीज को पाने के पहले विचार से, यानी कि हमारे माइंड से ही शुरू होता है। और ये हमारा माइंड ही है जो हमारा जीवन बनाता है या फिर बिगाड़ता है। तो अगर हमारे जीवन में जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं, जो सपने हम हमारे पूरे करना चाहते हैं, अगर वो पूरे नहीं हो रहे, तो वहां पर मैं अपने माइंड का कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करूं, वहां पर मुझसे क्या गलती हो रही है, मैं ऐसी कौन-सी टेक्निक लगाऊँ ताकि मेरा माइंड उस दिशा में काम करे जो मेरे सपनों को साकार करे, मेरे लक्ष्यों को हासिल करने में मेरी सहायता करे। ये हम इस बुक के ज़रिए सीख रहे हैं। जहाँ पर हमने ऑलरेडी 11 चैप्टर खत्म कर लिए हैं और आज हम 12th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, राइट? तो वहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे बड़े-बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने अपने अवचेतन मन का प्रयोग किया और उन्होंने बड़ी-बड़ी खोज की, राइट? तो कुछ और रेफरेंसेस आज हमें मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब रेफरेंस मिल जाता है, किसी चीज़ का सबूत मिल जाता है, तो कॉन्शियसली उसे स्वीकार कर लेता है। और अब हम ये जान चुके हैं कि जिस चीज़ को हमारा कॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है, उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ईज़िली गहनता से ग्रहण कर लेता है और फिर उस दिशा में हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन होने लगता है, राइट? तो आज कुछ और सबूत देने वाले हैं लेखक, राइट? तो कितने लोग ग्रहण बनने के लिए तैयार है, ग्रहणशील बनने के लिए तैयार है, राइट? क्योंकि इतने 11 चैप्टर गए, उसमें भी बहुत सारे सबूत दिए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारा जो रैशनल माइंड है, लॉजिकल माइंड है, वहाँ पर वो स्वीकार भाव नहीं आया है कि हाँ, मैं भी मेरे सपने पूरा कर सकता हूँ या फिर मेरी ये इच्छा पूरी हो सकती है, मैं भी ये चीज़ मेरे जीवन में हासिल कर सकता हूँ, वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ है, राइट? तो कुछ और रेफरेंसेस आज लेंगे हम और वहाँ पर देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को उपयोग किया, राइट? तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? अगर एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें EX। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने कल के सेशन में क्या पढ़ा था, क्या सीखा था। जहाँ पर हमने हमारे बिज़नेस में कैसे हम वहाँ पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके हम हमारे बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसके बारे में बात की गई थी, राइट? तो आप जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर कैसे आप ऊँचाई पर पहुँचे, उसके बारे में क्या विचार थे, आज उसका रिवीजन करते हैं पहले, फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं आगे। तो अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आपका मालिक, सुपरवाइजर या कोई प्रियजन प्रमोशन पर आपको बधाई दे रहा है। इस तस्वीर को स्पष्ट और वास्तविक बनाएं। आवाज सुने, मुद्राएं देखें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ऐसा करते रहें, कंटिन्यूअसली करते रहें, क्योंकि बार-बार दोहराने से आपकी मनोकामना सुखद रूप से पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार-बार रिपीट करने से, पूरे भाव से जब रिपीट की जाती है, किसी इच्छा को दोहराया जाता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस तरीके से प्रोग्राम हो जाता है। आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है। आदर्श याददाश्त के लिए बार-बार सकारात्मक घोषणा करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर वह चीज याद दिलाती है जो मैं कभी भी कहीं भी जानना चाहता हूँ, राइट? ये अफर्मेशन आप अपने बच्चों को दें, राइट? ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कभी अगर वो ब्लैंक हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है आपके बच्चे का, तो अगर इस अफर्मेशन को वो बार-बार दोहराएँगे,
तो कभी नहीं भूलेंगे वो। उन्हें वो सारी चीज़ें याद रहेगी, यहाँ तक कि वो चीज़ें भी याद आएगी जिसका उन्होंने रिवीज़न नहीं किया था, कभी-कभार पढ़ा था। लेकिन कभी-कभार भी पढ़ा था तो वो उनके माइंड में, मेमोरी में तो पड़ा हुआ है। लेकिन बार-बार रिपीट नहीं किया था, तो वो गहराई से उनको याद नहीं हुआ है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि हमको लगता है या फिर आपके बच्चे को लगता था कि ये क्वेश्चन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा और उसने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही क्वेश्चन आ गया। उसको पढ़ा था, एक आध बार पढ़ा था, लेकिन उसको इतना तैयारी से नहीं पढ़ा था, पूरा रटा नहीं था उसको, याद नहीं किया था। अब वही आ गया एग्ज़ाम में, क्या करेंगे? तो अगर ये घोषणा वो हर रोज़ करता है आपका बच्चा कि मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर वह चीज़ याद दिलाती है, जो मैं कभी भी, कहीं भी जानना चाहता हूँ, तो उसको वो क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर याद आ जाए, राइट? तो ये सिखा दें अपने बच्चों को। इसके बाद हमने देखा था कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो क्या करें, राइट? तो पहले बेचना चाहते हैं, तो क्या करें? धीरे-धीरे शांति से और भावना से ये सकारात्मक घोषणा करें कि मेरी असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान या जायदाद के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है, जो इसे चाहता है और वह भी उसमें समृद्ध होगा, उसमें वो समृद्ध होता है। इस जागरूकता को कायम रखें और अपने अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह इसे साकार कर देगा, राइट? तो आपको ये कल्पना करनी है कि आपके मकान को कोई अच्छी व्यक्ति खरीद रहा है और इस मकान में आकर उसकी भी प्रगति हुई, उसका भी ग्रोथ हुआ, राइट? तो उसको आगे बढ़ते हुए विजुअलाइज करना है उस व्यक्ति को, ताकि ऐसी व्यक्ति को आप इजीली अट्रैक्ट कर सके, आपका मकान जल्दी से बिक जाए। तो सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल है। सफलता शब्द बार-बार आस्था और विश्वास के साथ दोहराएँगे, तो अवचेतन मन पर आप पर सफल होने के लिए दबाव डलेगा, राइट? तो अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो बार-बार सक्सेस वर्ड को पूरे फीलिंग के साथ दोहराना है दिन में कई बार, राइट? मैंने कल ये भी बताया था कि आपको आपके जीवन के कौन-से एरिया में सफलता चाहिए, उसके साथ इस वर्ड को ले सकते हैं। अगर पैसों के बारे में चाहिए तो मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस ये दोहराएँ। अगर रिलेशनशिप में सफलता चाहिए तो हार्मनी सक्सेस, हार्मनी सक्सेस, हार्मनी सक्सेस दोहराएँ या फिर लव सक्सेस भी दोहरा सकते हैं। लव सक्सेस, लव सक्सेस, लव सक्सेस। या अगर हेल्थ में आपको चाहिए सक्सेस, तो वहाँ पर आप हेल्थ सक्सेस, हेल्थ सक्सेस, हेल्थ सक्सेस इस तरीके से आप दोहरा सकते हैं, राइट? तो ये थी कल के सेशन की समरी। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में, राइट? तो जहाँ पर हम सीखने वाले हैं कैसे वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग करते हैं। तो इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत्व को जानते थे। एडिशन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन का प्रयोग करके ऐसा ज्ञान और जानकारी हासिल की जिससे उन्होंने महान उपलब्धियां पाई। अवचेतन मन की शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता महान वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सफलता बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक तथ्य है। इसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण मशहूर केमिस्ट फ्रेडरिक वान स्ट्रेटोनिस के जीवन में देखा जा सकता है। वे काफी समय से बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र को समझने के लिए जूझ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6-6 परमाणु होते हैं। स्टेड्रोनिस इस समस्या से लगातार परेशान हो रहे थे। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी, राइट? हम भी ये करते हैं ना, बहुत स्ट्रगल करते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊँ, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मैं एग्ज़ाम में अच्छे रैंक हासिल कर लूँ, राइट? मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूँ, राइट? मैं मेरे बिज़नेस में अपना सेल्स बढ़ा लूँ, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो बढ़ता नहीं है, राइट? तो अगर इस तरीके की परिस्थिति से आप भी अभी जूझ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आगे क्या हुआ। तो जब वे इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने थक कर मामले को अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। तो आपको भी क्या करना है? अगर आप भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा,
कुछ चीजें हो ही नहीं रही, तो क्या करेंगे? उस मामले को ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जिस भी आप शक्ति में विश्वास करते हैं उसको सौंप दो। सरेंडर हो जाओ यूनिवर्स को। अपने अवचेतन मन को सौंप दो, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो हमारा अवचेतन मन ही करता है। तो सरेंडर हो जाओ कि अब ये मेरा मामला सुलझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं तो अभी सो रहा हूँ। ऐसा आप रात को सोने से पहले करके सो जाओ, राइट? तो क्या हुआ इस वैज्ञानिक के साथ? इसके कुछ समय बाद जब वे लंदन की बस में चढ़ने वाले थे, तो उनके अवचेतन ने उनके दिमाग में अचानक कौंध प्रस्तुत की। अपने मन में स्ट्रेडोनिस ने सांप की छवि देखी, जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था और गोल-गोल घूम रहा था, राइट? तो एक बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं, तो फिर वो अपना काम करने लगता है और वो कभी भी आपको उसका आंसर दे सकता है, राइट? कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि कोई आपका दोस्त है पुराना, राइट? वो आपको बरसों के बाद मिला, लेकिन आपको उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है। होता है ऐसा, राइट? फिर आप स्ट्रगल करते हो कि यार इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था? क्योंकि हम उसको तो मुँह पे बोल नहीं सकते कि यार तुम्हारा नाम भूल गया हूँ मैं, राइट? फिर आप फिर अपने काम में लग जाते हो और सडनली आप किचन में कुछ काम कर रहे हो, ऑफिस में कोई दूसरा काम कर रहे हो और सडनली उस व्यक्ति का नाम याद आ जाता है। ऐसा हुआ है? जबकि उस वक़्त तो आप कॉन्शियसली उसके लिए काम नहीं कर रहे थे कि मैं इस व्यक्ति का नाम जानना चाहता हूँ। वो स्ट्रगल तो आपने कब की खत्म कर ली, राइट? तो जब आपने स्ट्रांगली ये मैसेज दिया अपने माइंड को कि इस व्यक्ति का नाम खोजो भाई, राइट? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम पे लग गया था, हालाँकि आप कॉन्शियसली कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन सडनली वो याद आ जाता। तो ऐसा ही होगा, अगर अभी आप किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी एरिया में, आप सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, थक हार चुके हैं, गिव अप करने का मन बना चुके हैं, तो गिव अप मत करना। इस मामले को अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दो कि भई मैंने बहुत कोशिश कर ली, तुम्हारे पास असीमित शक्ति है, तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है, तो अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं अब कैसे आगे बढ़ूँ, इस टफ परिस्थिति से बाहर कैसे निकलूँ? तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। ये आदेश रात को सोने जाने से पहले अर्ध जागृत अवस्था में ड्राउज़ी होते हैं, जब थोड़े नींद चढ़ी है और हम सोने वाले हैं, उस वक़्त ये आदेश देकर सो जाओ। सुबह उठ के तुरंत ही यही आदेश दे दो। कुछ ही दिनों में आपको आंसर मिलने शुरू हो जाए, राइट? तो यहाँ पर इस वैज्ञानिक के साथ क्या हुआ? वो तो बस में सफ़र कर रहा था और सडनली उसके सबकॉन्शियस ने आंसर दिया। वो साँप की छवि उसको दिखाई उसने, राइट? तो इससे क्या हुआ? अवचेतन मन के इस संदेश से वो इंस्पायर हो गए और उन्होंने अपनी खोज की दिशा बदल ली। जल्दी ही उन्हें लंबे समय से चाहा गया जवाब मिल गया, परमाणुओं का गोलाकार संयोजन, जिसे बेंजीन रिंग नाम से जाना जाता है, राइट? तो परमाणुओं को उन्हें गोलाकार रूप में उन्हें उसका संयोजन करना था। ये मैसेज उनके अवचेतन मन ने दिया उनको और बेंजीन रिंग की खोज हुई, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं निकोला टेस्ला का कि किस तरह उन्होंने अपने आविष्कार किए। तो निकोला टेस्ला विद्युत के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभाशाली पथदर्शक थे। विज्ञान म्यूजियमों में रखी टेस्ला कॉइल बच्चों को हमेशा पसंद आती है। यह उनका सिर्फ एक आविष्कार है। आवेशित धातु के इस गोले को जब कोई छूता है, तो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी उसके बाल खड़े कर देती है। टेस्ला ने प्रसारण ऊर्जा की अवधारणा के भी प्रयोग किए और इस विषय में उनके विचार अब भी क्रांतिकारी समझे जाते हैं। टेस्ला अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करते थे दोस्तों, और उसका इस्तेमाल भी करते थे, राइट? उन्होंने ही कहा था कि अगर आपको इस यूनिवर्स को समझना है, यूनिवर्सल लॉज को समझना है,
तो एनर्जी के फॉर्म में समझे, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जी, राइट? तो जब भी उनके मन में किसी नए आविष्कार या नई शोध दिशा का विचार आता था, तो वे अपनी कल्पना में इसकी तस्वीर बनाते थे और फिर इसे अवचेतन मन के हवाले कर देते थे। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मन इसे सही तरीके से पूरा बना देगा और उनके चेतन मन को वे सारी बातें बता देगा जो इसे साकार करने के लिए जरूरी है। तो हर संभावित सुधार पर शांति से मनन करने की वजह से गलतियां सुधारने में उनका जरा भी समय बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि गलतियां हुई ही नहीं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? तो हमारी दिक्कत क्या है कि हम हमेशा हमारे लॉजिक से हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं, वहां पर हम कॉन्शियसली कोशिश करते हैं, जबकि उसका पावर कितना है? हमने शुरुआती सेशन में देखा था कि उसका पावर सिर्फ 10% है। 90 से 95% पावर किसके पास है? वो पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो निकोला टेस्ला क्या करते थे? उनको जो भी खोज करनी थी, बस उसका ये विचार जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास रखकर वो बिंदास हो जाते थे और उस रिसेप्टिव मोड में आ जाते थे कि भाई मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम ही बताओ कि ये कैसे खोजा जाएगा। और फिर उनका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करके उनको प्रेरित करता था, उनके कॉन्शियस माइंड को गाइड करता था कि तुम ये करो, तो फिर तुम ये खोज लोगे। और इतना ब्यूटीफुली काम करा था कि उनसे कोई गलती ही होती नहीं थी। इतना परफेक्टली गाइडेंस मिलता था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरा यंत्र हमेशा मेरी कल्पना के अनुरूप ही काम करता है। 20 सालों में इसका एक भी अपवाद नहीं है, नॉट अ सिंगल। इजंट इट अमेजिंग? तो सबकॉन्शियस माइंड का वो परफेक्टली यूज करते थे, संपूर्ण यूज करते थे, ऐसा भी कह सकते हैं। तभी तो उन्होंने इतनी सारी खोजें की, राइट? तो अगर निकोला टेस्ला को भी सफलता मिल सकती है, तो हमको भी तो मिल सकती है ना? वो भी तो एक इंसान ही था, वो भी पृथ्वीवासी था, हम भी पृथ्वीवासी है। कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं हम। अगर किसी एक को सफलता मिल सकती है, तो यूनिवर्सल लॉ तो सभी के लिए एक तरह से ही काम करता है, बशर्ते आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, राइट? तो आज के बाद कभी भी डेस्परेट होके खोजने की कोशिश नहीं करेंगे हम, सारी चीजें यूनिवर्स को सौंप देंगे, सब कॉन्शियस माइंड के हवाले कर देंगे। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच। तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह एक मशहूर प्रकृति वैज्ञानिक ने अपनी समस्या सुलझाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई अगेसिस 19वीं सदी के सबसे मशहूर अमेरिकी प्रकृति वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अपने अवचेतन मन की महान शक्तियों को नींद में महसूस किया और नीचे दिया गया उदाहरण अगेसिस की जीवनी से लिया गया है, जिसे उनकी विधवा पत्नी ने लिखा है। बहुत ही ध्यान से ये इसको पढ़िएगा, अपना पूरा फोकस यहाँ पर लेकर आ जाओ, राइट? वे 2 सप्ताह से एक पत्थर के टुकड़े पर संरक्षित फॉसिल की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे। थकने और चकराने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया और उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, राइट? मतलब कॉन्शियस माइंड से उसको निकालने की कोशिश की, क्योंकि डेस्परेट हो जाते थे। इसके ठीक बाद एक बार आधी रात को जब उनकी नींद खुली, तो उन्हें यकीन था कि सोते समय उन्होंने उसी मछली को देखा था जिसमें सभी खोए हुए अंग पूरी तरह से दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस छवि को याद करने की कोशिश की, तो वो उन्हें याद ही नहीं आई, राइट? पढ़ा था, कई बार पढ़ा था, लेकिन एग्जाम के वक्त याद ही नहीं आ रहा है।
यार ये सवाल का जवाब तो मैंने लर्न किया था, उसको रेडी किया था मैंने, अच्छे से रटा था, अभी याद नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति कुछ हुई इनकी। तो बहरहाल ये यह सोचकर जॉर्डिन डेस प्लांटेस के पास एक बार फिर उस छाप को देखने गए, ताकि शायद उससे उन्हें सपना याद आ जाए। ये कोशिश भी बेकार हुई, क्योंकि धुंधला रिकॉर्ड पहले जितना ही अस्पष्ट था। अगली रात को मछली उन्हें दोबारा दिखी, लेकिन परिणाम पहले से ज्यादा संतोषजनक नहीं थे। पहले की तरह ही जागने पर छवि गायब हो गई, और वही अनुभव एक बार फिर दोहराया जाएगा, इस उम्मीद में तीसरी रात को भी उन्होंने सोने से पहले अपने पलंग के पास एक पेंसिल और कागज रख लिया। राइट? तो हम भी ये कर सकते हैं। कई बार हमें होता है कि सपने में गाइडेंस मिलता है, लेकिन जब हमारी नींद खुलती है तो हमें याद ही सपना आया था, लेकिन उसमें क्या आया था हम भूल जाते हैं। राइट? तो क्या करना है? रात को सोते वक्त एक कॉपी और पेन अपने पास रखकर सो जाओ, और जैसे ही वो आए तो आधी नींद में ही वो जो भी आया था ना वो लिख लो उसमें। और हुआ भी यही। सुबह के करीब मछली एक बार फिर उनके सपने में आई, पहले तो अस्पष्टता से, लेकिन बाद में इतनी स्पष्टता से कि उन्हें इसके जैविक अंगों के बारे में जरा भी शंका नहीं रह गई थी। आधे सपने और पूरे अंधेरे में, मतलब उन्होंने वो ट्यूबलाइट का स्विच भी ऑन करने की तसदी नहीं ली। अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे कागज पर मछली की आकृति बना ली। सुबह जब वे जागे तो अपने रात वाले स्केच में ऐसे अंग देखकर हैरान रह गए, जिनके बारे में उन्हें लगता था कि फॉसिल में इसका मिलना असंभव था। वे जल्दी से जार्डिन डेस प्लांटेंस के पास गए। स्केच के मार्गदर्शन से उन्होंने पत्थर की सतह को छेनी से छीला, जिसके नीचे मछली के बाकी अंग छिपे हुए थे। जब मछली पूरी तरह से बाहर आ गई, तो यह उनके सपने और स्केच के अनुरूप निकली, तथा वे आसानी से इसका वर्गीकरण कर पाए। Isn't it amazing? Right? तो सबकॉन्शियस माइंड किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। राइट? ये यकीन हो गया अभी आपको? चलिए, तो किसी भी क्षेत्र में आपको जो भी चैलेंजेस है, कोई भी चैलेंज, दुनिया का कोई भी चैलेंज, एनी चैलेंज, उसका जवाब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर से सुलझा सकते हो। ये टेक अवे आप लेकर जाना। अगर इतनी बात अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से चली गई ना, फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी यानी कुछ भी। किसी भी चीज को पाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपका बिलीफ ही ये बन गया कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीजें मेरे सामने प्रकट कर देता है जो मैं चाहता हूँ। फिर आप जो भी मांगो, अच्छी हेल्थ मांगो, अच्छे रिश्ते मांगो, करियर में सक्सेस मांगो, एग्जाम में अच्छे रैंक मांगो, कुछ भी मांगो, वो देगा कि नहीं देगा? डेफिनेटली देगा। राइट? चलिए, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं लेखक कि किस तरह एक असाधारण डॉक्टर ने डायबिटीज की समस्या सुलझाई। राइट? आप में से किन किन लोगों को डायबिटीज है अभी? किसी को डायबिटीज है? जब पहली बार डायबिटीज डायग्नोस हुआ था आपका, तब डॉक्टर ने क्या कहा था आपके? कि अब ये डायबिटीज जीवन भर रहेगा, जब तक आप जिंदा हो, आप ये गोली खाना जीवन भर, इससे कंट्रोल में रहेगा। किसी भी डॉक्टर ने आपको ये नहीं कहा होगा कि डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड के पास सारी ताकत है, तो वो सारे रोगों को भी हटा सकता है ना, डेफिनिटली। ऐसे कई एग्जाम्पल है बरसों पुराने, 27 वर्ष जो पुराना डायबिटीज रिवर्स हुआ है। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन की शक्ति को जाना, इतना पुराना डायबिटीज रिवर्स हुआ था उसका।
27 ईयर्स से वो डायबिटीज की गोलियां ले रहा था और उसके बाद पूरी तरह से उसने अपने डायबिटीज को क्योर कर लिया, राइट? तो सबसे पहले तो आपको अगर डायबिटीज है तो उसको लेकर लिमिटिंग बिलीफ क्या पड़ी हुई है आपके माइंड में, उसको ढूंढो। अगर आपकी बिलीफ ये है कि मैं तो जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मुझे तो डायबिटीज के लिए गोली खानी ही पड़ेगी, तो पहले इस बिलीफ को पूरी तरह से निकालो अपने माइंड से। पहले ये स्वीकार करो कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। डॉक्टर भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है। और वो भी बेचारा क्या करे, उसको भी वही पढ़ाया गया है। उसको जो पढ़ाया गया है वही वो बोल रहा है, उसमें उसका भी दोष नहीं है। उसको भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसको पता भी है और नहीं बता रहा, तो वो बिज़नेस कर रहा है, राइट? तो डॉक्टर की सोच क्या है, उससे आपका कोई लेना-देना नहीं है। डॉक्टर की सोच ये है कि डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो सकता, तो वो उसकी सोच है, वो आपकी सोच नहीं है। आप तुरंत उसको कैंसल डिलीट करें। मैं पूरी तरह से संपूर्ण स्वस्थ हूँ। संपूर्ण स्वास्थ्य मेरी सहज स्थिति है। इस भाव में आ जाओ। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपनी वर्तमान हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। कल के सेशन में भी मैंने जब रेणुका जी वहाँ पर अपना वो दे रहे थे अपना टेस्टिमोनियल और अपना रिव्यू, उस वक़्त मैंने ये बताया था कि एक पूरा ब्लैंक पेपर है जिसके ऊपर एक डॉट है। अब किसी को भी पूछोगे कि इस कागज़ में क्या दिख रहा है, तो वो बोलेगा मुझे डॉट दिख रहा है। जबकि कागज़ के पूरे सरफेस में डॉट ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है और बाकी जो प्लेन जगह है वहां पे जो व्हाइट एरिया है उसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है, ज्यादा क्या है? जो ब्लैंक जगह है वो है ना। अभी आपके घुटने दुख रहे हैं लेकिन बाकी सारी चीजें तो ठीक से काम कर रही है ना आपकी बॉडी की। आपका फोकस लेकिन कहाँ है? घुटनों पे। तो फोकस बिंदु से हटाओ। बाकी सारी चीजें अच्छे से वर्कआउट कर रही है, उसके लिए पहले ग्रेटफुल हो जाओ। फिर आप देखोगे कि आपका घुटने का पेन कहाँ गायब हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मैं। मैंने जादू बुक रीडिंग सेशन में शेयर किया था। मेरे डॉक्टर ने बताया कि आपके घुटनों के जो कार्टिलेज है वो 30% घिस चुके हैं। अब आपको खड़े रह के किचन में काम नहीं करना है, स्टेयरकेस को आपको चढ़ना नहीं है, पालती मारकर बैठना नहीं है, राइट? और कुछ एक्सरसाइज़ बताई, वो एक्सरसाइज़ डेली करते रहना है। और ये पेन किलर है, जब भी दुःख आपको ज़्यादा दर्द हो ले लेना, क्योंकि उसका तो कोई उपाय है ही नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, लेकिन मैं आपकी इस बात को स्वीकार नहीं करती हूँ। मेरे घुटने बहुत अच्छे हैं, टकाटक है। मैं आज भी किचन में 3 घंटा खड़े रहकर काम करती हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं होता है। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, मेरे अपार्टमेंट में लिफ्ट नहीं है। दिन में कम से कम 4 से 5 बार सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मैं वॉक भी करती हूँ, ग्रैटिट्यूड वॉक। कुछ भी नहीं हो रहा। नॉट अ सिंगल थॉट ऐसा आ रहा है कि मैं चल रही हूँ तो कहीं मेरे घुटनों में और प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नो, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मेरे घुटने वैसे ही हैं जैसे मैं 20 साल की थी तब थे। मैं उतनी ही एनर्जी से आज भी दौड़ सकती हूँ, ट्रैकिंग भी कर सकती हूँ, अपने आप को विजुअलाइज करती हूँ ट्रैकिंग करते हुए, वो स्कीपिंग करते हुए, राइट?
तो आप अपने मन में अपने आप को जितने साल का सोचते हो ना, वैसा आपका बॉडी रहेगा। प्रॉब्लम ये है, हमारी इसमें हमारा दोष भी नहीं है, हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है। जैसे ही 40 के करीब पहुँचते हैं, ये आने लगता है दिमाग में, मैं धीरे-धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, बूढ़ी हो रही हूँ, अब तो मेरी उम्र हो चली है। अरे काहे की उम्र? हमारा बॉडी प्रकृति ने 120 साल जीने के लिए बनाया है। तो अभी तो आप यंग हो, 40 साल के हो मतलब तो अभी यंग हो आप, काहे के बूढ़े? तो पहले अपनी ये सारी बिलीफ को हटाओ अपने हेल्थ को लेकर जो पड़ी है, लिमिटिंग बिलीफ्स, राइट? जब तक ये पता नहीं चलेगा कि मेरे शरीर में जो भी बीमारी अभी चल रही है, उसको लेकर मेरे माइंड में बिलीफ क्या पड़ी है, नेगेटिव बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ। मतलब रोग अगर पता नहीं चलेगा, डायग्नोसिस नहीं होगा, तो फिर उसका उपाय कैसे करोगे? उसको जान लो और फिर उसको रिवर्स कर लो। उसके अकॉर्डिंग काउंटर अफ़र्मेशन पॉज़िटिव बना लो और बार-बार उसे रात को सोने जाने से पहले ठीक पहले और सुबह उठ के तुरंत बाद दोहराओ। दिन में कई बार बार-बार दोहराओ, धीरे-धीरे वो पुरानी बिलीफ टूटती जाएगी। दोहराने से ही टूटती है, राइट? तो देखें आगे कैसे डायबिटीज़ रिवर्स किया उस व्यक्ति ने? चलें, बुक रीडिंग में चलते हैं वापिस। तो 1920 के दशक में एक मशहूर कनाडाई डॉक्टर और शोधकर्ता डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग ने अपना ध्यान डायबिटीज की ओर मोड़ा। उस वक्त तक चिकित्सा विज्ञान इस बीमारी की रोकथाम का कोई प्रभावी उपाय नहीं सुझा पाया था। 1920 की बात है। डॉक्टर बैटिंग ने इस विषय पर प्रयोग करने और इस पर उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में काफी समय लगाया, लेकिन उन्होंने जो भी रास्ता खोजा, वो बंद मिला और असफल कोशिशों के लंबे दिन के बाद एक रात वे सो गए और नींद में अवचेतन मन ने उन्हें निर्देश दिया कि वे कुत्तों की बिगड़ी हुई पैंक्रियाटिक डक्ट से अवशेष निकाल लें। इस प्रेरणा से वे इंसुलिन की खोज कर पाए, जो आज भी असंख्य लोगों की मदद कर रही है, राइट? तो इंसुलिन जब ढूंढा गया तो उसमें भी अवचेतन मन ने ही काम किया था। इजंट इट अमेजिंग? तो आप ध्यान दें, डॉक्टर बेटिंग काफी समय से चेतन मन से समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब उनको जवाब नहीं मिला, राइट? जब डेस्परेट होके कॉन्शियस माइंड के पावर से ढूंढ रहे थे, तो जवाब नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने मामला अपने अवचेतन मन को सौंप दिया, तो अवचेतन मन ने रात में बताया ये कि भाई तुम कुत्तों के पैंक्रियाटिक डक्ट का अवशेष क्यों नहीं निकाल लेते, राइट? तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आपको हमेशा रातों रात जवाब मिलेंगे। हो सकता है जवाब कुछ समय तक ना मिले, लेकिन हताश नहीं होना है, कोशिश जारी रखनी है। हर रात सोने जाने से ठीक पहले समस्या अपने अवचेतन मन के हवाले करके इस तरह करते रहना है, जैसे आपने यह काम पहले कभी न किया हो। अगर समाधान मिलने में ज्यादा देर लगे तो संभव है आप ये सोच रहे हो कि अवचेतन मन को सौंपा गया सवाल इतना बड़ा है कि उसे सुलझाने में लंबा समय लग जाएगा। तो हैव पेशेंस, पेशेंस रखना, ये हैरानी की बात नहीं है। आमतौर पर हम सभी को यकीन होता है कि हमारी समस्याएं मुश्किल हैं, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। हम मुश्किलों को डिफिकल्ट की जगह इम्पॉसिबल का लेबल लगा देते हैं। अगर इम्पॉसिबल लगा देंगे लेबल, तो वो कैसे सुलझेगी? और एक बात बताऊं,
इम्पॉसिबल वर्ड है ना, उसको थोड़ा सेपरेट करके देखो। आई एम पॉसिबल निकल के आएगा। इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल निकल के आएगा। राइट? तो इस दुनिया में इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज अस्तित्व ही नहीं रखती है भाई। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल में भी एक गहन अर्थ छुपा है। आई एम पॉसिबल यानी आई यानी अपने अवचेतन मन को सौंप दो, पॉसिबल हो जाएगा। अगर इम्पॉसिबल वर्ड का ये अर्थ आपने अपने सबकॉन्शियस को दे दिया ना, फिर कोई भी चीज आपको इम्पॉसिबल तो क्या डिफिकल्ट भी नहीं लगी। राइट? तो मैंने पहले भी बताया था, शब्दों का चुनाव करते वक्त बहुत ध्यान रखें। वाइजली चूज योर वर्ड्स। इसीलिए मैंने कहा था, कभी भी ये ना कहें मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में चैलेंजेस है, ये कहो। राइट? अगर प्रॉब्लम को चैलेंज का नाम दे देते हो, तो आपके माइंड में पूरी फीलिंग ही चेंज हो जाती है। यस और नो? जब चैलेंज की बात आती है, तो हमारा माइंड एकदम से प्रेरित हो जाता है। चैलेंज है तो चल मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ। अगर ऐसा कोई बोले, तो आप आपका एटीट्यूड क्या रहेगा? हाँ, दे दे चैलेंज, चल मैं भी देखता हूँ क्या चैलेंज देता है तू। तो यही बात आप अपने जीवन में जो अभी डिफिकल्ट परिस्थिति आई है, उसको भी तो कह सकते हैं ना, तू आई है तो कोई बात नहीं, मैं तुझसे निपट लूंगा भाई। ये एटीट्यूड डेवलप हो जाए। राइट? तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को चेंज करो। जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है नेगेटिव या फिर मुश्किल, तो उसको चैलेंज का नाम दे, ना कि समस्या, ना कि प्रॉब्लम। क्योंकि अगर वे मुश्किल नहीं होती तो वे समस्याएं नहीं होती। बहरहाल ये सोच गलत है। आपका अवचेतन मन समय और स्थान के बंधन से परे है। समय और स्थान हमारे कॉन्शियस माइंड के परसेप्शन है। ये बात हमने पिछले सेशंस में देखा है। ये यकीन करते हुए सोने जाएं कि आपको जवाब अभी मिल गया है। राइट? यह घोषणा ना करें कि जवाब का भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अवचेतन मन के पास भविष्य काल है ही नहीं। उसके पास सिर्फ एक ही काल है, वो है वर्तमान काल। इसीलिए हर एफर्मेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करने को कहा जाता है। राइट? तो अभी कोई चैलेंज है और वहां पर ये बोलते हो कि मुझे इस समस्या का समाधान मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स। वह मिला नहीं है। और अगर वहां पर बैरियर क्रिएट हो रहा है, तो मैंने उसका भी आपको आसान तरीका बताया है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अभी जिस चैलेंज को फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उससे डेफिनेटली बाहर आ सकती हूँ। मैं इस प्रोसेस में हूँ। आई एम इन द प्रोसेस टू ओवरकम दिस चैलेंज। मैं प्रोसेस में हूँ अगर ये बोलते हैं, तो वहां पर फिर कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट नहीं करता है। और धीरे धीरे फिर आपकी आस्था बढ़ने लगती है अपने ऊपर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। राइट? तो परिणाम में आस्था रखें। इस पुस्तक को पढ़ते समय अभी विश्वास करें कि आपकी समस्या का एक जवाब है, एक आदर्श समाधान है, जो मुझे मिलने ही वाला है। आई एम इन द प्रोसेस। किस तरह एक वैज्ञानिक सोवियत कंसंट्रेशन कैंप से भागा। राइट? अब कुछ इम्पॉसिबल दिखने वाले इंसिडेंट बता रहे हैं यहाँ पर लेखक। अगर आप उन इस व्यक्ति की जगह पे होते ना, आप कुछ नहीं करते। आप उस परिस्थिति के जो कॉन्सिक्वेंसेस है
उसके प्रभाव में फंस कर रह जाते। लेकिन एक और साइंटिस्ट कैसे कैद से भागा, अपने सबकॉन्शियस माइंड का पावर इस्तेमाल करके, उसका उदाहरण दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपना पूरा फोकस यहाँ पर लेकर आइएगा। डॉक्टर लोथार वन ब्लैंक स्मिथ प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें एक सोवियत कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर लिया गया। वे अपने बचाव और अंततः आजादी की और भाग निकलने का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्तियों को देते हैं। वहां पर वह बताते हैं, उन्हीं के शब्दों में हम पढ़ते हैं, मैं रूस में एक कोयला खदान में युद्धबंदी था और मैंने जेल के अहाते में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखा। क्रूर पहरेदार, दम्भी अफसर और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नजर रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी के कोयले का कोटा तय कर दिया जाता था। मेरा कोटा 300 पाउंड प्रतिदिन था। अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता था, तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में भी कटौती कर दी जाती थी और कुछ समय में वह कब्र में पहुंच जाता था। मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था, मेरा परिवार मिट गया था, मेरे सभी मित्र और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मर चुके थे या फिर कंसंट्रेशन कैंपों में थे। ऐसे में क्या किया इस वैज्ञानिक ने? मैंने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं लॉस एंजेलिस पहुंचना चाहता हूँ और तुम्हें रास्ता खोजना है। राइट? इन्होंने कितना स्ट्रेटली अपने सबकॉन्शियस को आदेश दे दिया, मुझे इस महीने 1 लाख रुपया कमाना है और तुम्हें रास्ता खोजना है। मुझे ये महीने 300 ग्राम वजन कम करना है और तुम्हें रास्ता खोजना है। इस व्यक्ति के साथ मेरा मन मुटाव चल रहा है, उसके साथ मुझे मेरे रिश्ते ठीक करने हैं और तुम्हें उसका रास्ता खोजना है। अगले महीने मेरी एग्जाम है और उसमें मुझे 90% लाने हैं और तुम्हें उसका रास्ता खोजना है। दे सकते हो ऐसे आदेश, जिस तरीके से इस वैज्ञानिक ने दिया। तो पुस्तक पढ़ते वक्त जो भी सेंटेंस आ रहा है, उसे अभी मेरे अपने खुद के जीवन में मैं कैसे लागू करूं, इस भाव से पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो हर पुस्तक से सॉल्यूशन मिल सकता है दोस्तों। यही तरीका मैं अपनाती हूँ और आप लोगों को भी सिखा रही हूँ। मैं हमेशा जब भी बुक पढ़ती हूँ, वहां पर अगर किसी को कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, तो उसको मैं अभी मेरे जीवन में अभी जो चैलेंजेस चल रहे हैं, वहां पर मैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकती हूँ, उस तरीके से अपनी सोच का दायरा बढ़ा लेती हूँ। और बुक रीडिंग मेरी आदत है, रोज मैं पढ़ती ही हूँ, कोई ना कोई बुक पढ़ती हूँ। अभी तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक रीडिंग चल ही रही है। इसके अलावा भी मैं एक और बुक है जो मैं पढ़ती हूँ दिन में। ज्यादा नहीं, 2 पेज ही पढ़ना है। पढ़ते वक्त हमेशा हाइलाइटर अपने पास रखती हूँ, नोट और पेन भी अपने पास रखती हूँ। जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसके ऊपर मैं वो हाइलाइटर चलाती हूँ, क्योंकि हाइलाइटर चलाने से सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज दोबारा चला जाता है जो मैंने पढ़ा। क्योंकि हाइलाइट करते हैं जिस चीज को, तो अपना कॉन्शियस माइंड पूरा फोकस वहां पे कर देता है कि इसको हाईलाइट किया, मतलब सबकॉन्शियस सोचता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रहण करो भाई, इसको मेमोरी में लो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालो इसको, ये मैसेज जाता है। और साथ ही मैं मेरे पास एक कॉपी और पेन रखती हूँ, उसमें लिख भी देती हूँ, एक और बार मैंने मैसेज दे दिया अपने सबकॉन्शियस को, मतलब उस पूरा बुक को पी लेती हूँ मैं।
राइट? मेरी लाइब्रेरी में कम से कम 600 से 650 बुक्स होंगे। मिनी लाइब्रेरी है मेरे घर में। कई बार सेल्फ हेल्प बुक्स में ऐसा होता है, कुछ चीज़ें कॉमन रहती है, लेकिन कहने का तरीका अलग होता है। तो वो कहने का अलग तरीका भी मैं नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से तरीके से किस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज जाएगा। इसीलिए मैं हर बात अलग-अलग तरीके से आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबका माइंड अलग है, सबका समझने का तरीका अलग है। किसको कौन-सा सेंटेंस अपील कर जाएगा, किस प्रकार से वो सेम चीज़ मैं दोहराऊँगी और उनके सबकॉन्शियस माइंड को अपील कर जाएगी, मुझे नहीं पता। मैं तो फ्लो में जा रही। मैंने ये चीज़ यूनिवर्स को सौंप दी है कि मैं तो ये काम कर रही हूँ, बुक रीडिंग कर रही हूँ। ये तुम्हें तय करना है कि कौन मुझसे जुड़ेंगे, किनके जीवन में मेरे द्वारा परिवर्तन आएगा, वो तुम ही डिसाइड करो। ऐसे लोगों को तुम ही मेरे सेशन में लेकर आओ। वो 2 हो, 200 हो या 2000 या फिर 2 लाख, वो तुम जानो। मैं कभी भी ये नहीं देखती कितने पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। एक पार्टिसिपेंट है तो भी ठीक 7 बजे मेरा सेशन स्टार्ट हो ही जाता है। क्योंकि कितने लोग आएँगे, कौन आएगा, किसके जीवन में मेरे द्वारा मुझे माध्यम बनाया यूनिवर्स ने, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, वो यूनिवर्स का मामला है, मेरा मामला नहीं है। मेरा काम सिर्फ़ बुक रीडिंग करना है टाइम टू टाइम, राइट? तो कम लोग होते हैं तो भी मैं कभी हताश नहीं होती हूँ कि कम लोग क्यों आ गए, कोई बात नहीं। जिनको आज के सेशन की ज़रूरत होगी, वो मेरे सेशन में आ ही जाएगा, यूनिवर्स उसको भेज ही देगा। इस भाव से ही मैं ये सेशंस करती हूँ और लोग आ ही जाते हैं, राइट? तो अपनी सबकॉन्शियस बिलीफ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट रखना, राइट? फिर एक बार कृष्ण ने जो गीता में कहा था, "तू अपना कर्म किए जा, फल की आशा मत कर।" फल की आशा मत रख मतलब एक्सपेक्ट मत करो ऐसा नहीं, क फल तो मिलने ही वाला है भाई। लेकिन फल की आशा में डेस्परेट होकर काम मत करना, ये कहना चाहते थे कृष्ण। उनकी भाषा बहुत गूढ़ है, उनकी बातों के मर्म को समझना है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि तुम जो भी करो तुम मुझे समर्पित करके करो। यानी कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, इस भाव से करोगे तो फिर ज़िम्मेदारी उसकी ही हो गई ना। मैंने तो कन्हैया को सौंप दिया है ये उसकी ज़िम्मेदारी है, वो ही भेजेगा मेरे सेशन में लोगों को। मैं नहीं जानती, कौन कब आएगा, वो तुम जानो। मैं तो काम कर रही हूँ, मुझे यही आता है, मैं अच्छे से काउंसलिंग कर सकती हूँ, तो इस ज़रिए मैं जो भी तुम्हारे इस संसार में दुखी आत्माएँ हैं, उनको गाइड करने का काम मैं कर सकती हूँ और वो मैं कर रही हूँ। अब कौन-सा पीड़ित व्यक्ति, कौन-सा दुखी आत्मा मेरे साथ जुड़ेगा वो तुम जानो, मुझे नहीं पता। मैं तो जो भी आएगा उसको गाइड करूँगी, मैं रेडी हूँ, राइट? तो आप भी अगर अपना काम कर रहे हो, वहाँ पर डेस्परेट हो रहे हो, तो पहले इस भाव से बाहर आ जाओ कि मुझे कब सफलता मिलेगी? इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कब मुझे प्रमोशन मिलेगा मेरे जॉब में? कब मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिलेगी? कब मेरा ये सपना साकार होगा? कब मेरा बिज़नेस बढ़ेगा? कब मेरा करियर में ग्रोथ होगा? कब मेरी ये बीमारी जाएगी? ये डेस्परेट मत हो। अपनी वर्तमान परिस्थिति के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। अभी वर्तमान जॉब जो भी चल रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो यूनिवर्स का, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु जिस भी शक्ति में आप श्रद्धा रखते हैं उसका, राइट? अभी जो भी है, राइट? कृष्ण ने गीता में ये भी कहा था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है
और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, अपने इष्ट पर जिसमें आपकी श्रद्धा है, अपने अवचेतन मन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट? तो आदेश दे दिया उन्होंने, मैं लॉस एंजेलिस पहुंचना चाहता हूं और तुम्हें रास्ता खोजना है। मैंने लॉस एंजेलिस की तस्वीरें देखी थी और मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी तरह याद थी और मैं उन्हें बार-बार याद करने लगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार-बार रिपीट, रिपीट, रिपीट। हर दिन, हर रात मैं कल्पना करता था कि मैं विलशायर रोड पर एक अमेरिकी लड़की के साथ टहल रहा हूँ, जिससे मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था और अब वह मेरी पत्नी है। मेरी कल्पना में हम स्टोर्स में गए, बसों में यात्रा की और रेस्टोरेंट्स में भोजन किया। हर रात मैं खास तौर पर खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजेलिस की सड़कों पर इधर से उधर जाते देखता था। मेंटल मूवी टेक्निक यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल की। मैंने ये सब कुछ बहुत ही स्पष्ट और वास्तविक बना लिया। मेरे मस्तिष्क में ये तस्वीरें उतनी ही वास्तविक या स्वाभाविक थी जितना कि कंसंट्रेशन कैंप के बाहर लगा पेड़। राइट? तो जो प्रोसेस होने वाली है आपके सक्सेस में, उसकी मेंटल मूवी बनाना शुरू कर दो। राइट? तो उन्होंने क्या कल्पना की कि मैं अपनी भावी पत्नी के साथ लॉस एंजेलिस में विलशायर रोड पर घूम रहा हूँ। मैं उसके साथ स्टोर्स में जाकर शॉपिंग कर रहा हूँ, उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, उसके साथ कार में घूम रहा हूँ। राइट? तो बार-बार उसको रिपीट किया उन्होंने और हर सुबह प्रमुख पहरेदार, क्या हुआ आगे देखो, दिस इज़ अमेजिंग, हाँ। हर सुबह पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों को गिनता था। वो कहता था 1, 2, 3 आदि। और एक दिन जब 17 नंबर पुकारा गया जो कि मेरा क्रम था, तो मैं अलग खड़ा हो गया। इस बीच पहरेदार को किसी ने एकाध मिनट के लिए बुलवा लिया और वापस लौटने पर उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी पूरी संख्या निकली, क्योंकि उनको ऑमिट कर दिया गया था। किसी को पता नहीं चला कि मैं नहीं लौटा हूँ और मैं जानता था कि यह पता लग चलने में उन्हें काफी समय लगेगा। और मैं बिना किसी के पता चले कैंप से बाहर निकल गया और 24 घंटे तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया। मैं मछली पकड़कर और कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके जिंदा रहा। मैंने पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेनें देखी और रात को उनमें यात्रा की, जब तक कि आखिरकार मैं पोलैंड नहीं पहुंच गया। दोस्तों की मदद से मैंने लूरसन स्विट्जरलैंड का रुख किया। एक शाम पैलेस होटल लूरसन में मैंने एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सांता मोनिका कैलिफोर्निया में उनके घर अतिथि बनना चाहता हूँ। मैंने स्वीकार कर लिया। लॉस एंजेलिस पहुंचने पर मैंने पाया कि उनका शोफर मुझे विलसायर रोड तथा कई अन्य सड़कों पर ले जा रहा था, जिनकी स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयला खदान में महीनों तक की थी। देखो, ये विजुअलाइजेशन उन्होंने महीनों तक किया था। हम लोग तो 1 हफ्ता 10 दिन करते हैं और फिर बोलते हैं मैं तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, जब तक रिजल्ट नहीं मिले कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। बार-बार, बार-बार रिपीट करते रहना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड को तब तक आदेश देते रहना पड़ेगा जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर महीनों तक उन्होंने ये विजुअलाइजेशन किया था, मेंटल मूवी रन की थी अपने माइंड में। तो मैंने उन इमारतों को पहचान लिया, जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी लॉस एंजेलिस आ चुका हूँ। मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गया था। ये पढ़ते-पढ़ते मेरे गूज़बम्प उठ रहे हैं। एक कैदी किस तरीके से चकमा देकर
उसी जगह पहुंच गया जिस जगह पे वो पहुंचना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ अपने अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा। राइट? तो आगे वो बताते हैं, मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं करूंगा। सचमुच इसके पास ऐसे तरीके होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, उसके पास 90% पावर है। तो ऑब्वियसली इसका कंपैरिजन कर ही कैसे कर सकते हैं हम? राइट? एक और एग्जांपल देते हैं। राइट? कि पुरातत्ववेत्ता किस तरह प्राचीन दृश्यों को दोबारा बनाते हैं। आपके अवचेतन मन में मानव जाति के इतिहास में हुई हर चीज की स्मृति होती है। प्राचीन खंडहरों और पूर्व संस्कृतियों के लोगों द्वारा छोड़ी गई असंख्य वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता अपने काम में काल्पनिक अनुभूति का बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। उनका अवचेतन मन प्राचीन दृश्यों के पुनर्निर्माण में इनकी सहायता कर सकता है। मृत अतीत दोबारा सजीव बन सकता है। वैज्ञानिक इन प्राचीन इमारतों के टुकड़ों को देखता है और पूर्व सभ्यताओं के बर्तनों, मूर्तियों, औजारों तथा घरेलू सामानों का अध्ययन करता है। अपने शाश्वत मस्तिष्क के डेटा बैंक द्वारा वैज्ञानिक यह जानने में सक्षम होता है कि ये वस्तुएं कब, कैसे और क्यों बनाई गई। वैज्ञानिक की पैनी एकाग्रता और अनुशासित कल्पना अवचेतन मन की निहित शक्तियों को जगा देती है। यह उसे प्राचीन स्तंभों पर छतों की कल्पना करने में समर्थ बनाती है और इमारत के चारों तरफ बगीचों, तालाबों तथा फव्वारों की कल्पना करने में भी। कंकाल पर आंखें, नसों तथा मांसपेशियों का लबादा डाल दिया जाता है और वे एक बार फिर बोल तथा चल सकते हैं। मृत अतीत जीवंत वर्तमान बन जाता है और हम पाते हैं कि मस्तिष्क में समय या स्थान की कोई दूरी नहीं होती है। मृत अतीत जीवंत वर्तमान बन जाता है। अनुशासित, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना से आप हर युग के सबसे महान वैज्ञानिकों और प्रेरित चिंतकों के साथी बन सकते हैं। राइट? तो आज अलग-अलग इतने इम्पॉसिबल लगने वाले एग्जाम्पल लेखक ने दे दिए हैं। अब तो मान लो कि आपका अवचेतन मन कुछ भी आपको लाकर दे सकता है। अब तो मान लो आप स्वस्थ हैं, बशर्ते आप इसे मान लें। आप अमीर हैं, बशर्ते आप इसे मान लें। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। और आज के सेशन को हम यहीं तक सीमित रखते हैं। आगे की जो बातें हैं, कैसे हम अपने अवचेतन मन से वो निर्देश पाए, वो हम मंडे को देखेंगे। राइट? सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आज का सेशन। आज के सेशन में आपने क्या टेक अवे लिया है, क्या सीखा, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। कौन शेयर करेगा? आ, रेणुका जी, आप तो करते ही हैं। आज एक नए व्यक्ति जुड़े ब- हैं, एच लिम्बाचिया। आज हाँ, एक्चुअली मैंने मैम मुझे कहीं निकलना है तो मैं मतलब मेरे को मिस ठीक है, तो करना फिर आप पड़ेगा। ही पहले बोल। चलिए रेणुका जी से स्टार्ट कर। बताओ रेणुका अ, जी। मतलब मैंने वही जो अभी इम्पोर्टेंट था कि अवचेतन मन ना तो डिस्टेंस जानता है न समय जानता है ना। सबकॉन्शियस माइंड बस हमें व्हाट एंड व्हाई क्लियर होना चाहिए, बाकी हाउ अपने आप करता है। और जो हम्म। साइंटिफिकली जो थी है ना, वैज्ञानिक अप्रोच हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की थी, जिसमें कोई बैरियर नहीं है, वो मतलब मैं मैम थोड़ा ऐसे ही थी।
कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, तो मैंने वो देखा, मैं कहीं और आई हुई हूँ। कोई बात हाँ, बाकी रिकॉर्डिंग देखूंगी। ठीक है। हाँ, थैंक यू और सो मच, कल कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हाँ था। हाँ, थैंक यू सो मच रेणुका जी। कल कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ था जिसके कारण वीडियो हमने ग्रुप में नहीं डाला था। आज मॉर्निंग में ओके। डाल दिया गया है कल का वीडियो। ठीक है, उसको भी नहीं, देखिएगा कल तो और मैं आज की पूरे वीडियो को टाइम भी। थी मैम, कल तो पूरे टाइम थी, कल तो अभी आज आपने जिक्र भी किया ना, पेपर वाला हुँ, डॉट वाला, आज भी शुरू से ही थी। यस, यस। फिर बीच में 5-10 मिनट नेटवर्क का इशू हो गया। कोई जी। बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। हाँ जी। जी मैम, थैंक यू सो मच रेणुका जी। अब मैं थैंक यू मैम, थैंक एच यू एवरीवन। लिम्बाचिया जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आज पहली बार आए हैं सेशन में, आज के सेशन में आपने क्या सीखा? प्लीज अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ही ओपन करके कुछ बताएं। क्या सीखा आज के सेशन में आपने? यस। आर यू देयर मिस्टर लिम्बाचिया? शायद वो बिजी हैं। चलिए, तो जिसके वीडियोस ओपन है हम उनसे बात करते हैं। यस, अब कौन शेयर करेगा? यस हमीदा जी, बताएं। थैंक यू मैम, आज के सेशंस के लिए बहुत ही अच्छा आपने डिटेल्स दिया था। हमारी मन में, हमारी माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा हमें प्रोग्राम करना चाहिए। कोई भी डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी थॉट हो तो उसको हमें पॉजिटिव वे लेना चाहिए। अगर हमें कहीं पे दर्द या पेन भी हो जाए तो उसको हमें पॉजिटिव वे लेना चाहिए, वो पेन अपने आप वैनिश हो जाएगा या गायब हो जाएगा। तो इसी तरह कोई मन की नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव को लेके हमें आगे स्टेप देना है, जो सबकॉन्शियस माइंड को हमें प्रोग्राम करके रखना है कि हमारी हेल्दी लाइफ जीने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच हमीदा जी। और एक चीज और मैं ऐड ऑन करती हूँ जो ऑलरेडी जादू बुक रीडिंग सेशन में मैंने बताया था, हेल्थ वाले जब वहां पर वो सेशन हुए थे, कि आपकी बॉडी के जिस भी पार्ट में अभी दर्द है, पेन है, चैलेंज है आपको, उसको प्यार करो, उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरो और उसको थैंक यू कहो। राइट? वो पहले से ही तो डिफेक्टिव नहीं था ना, उसमें पहले तो प्रॉब्लम नहीं था, अभी आया है। अब तक उसने अच्छे से काम किया है, अब तक तुमने अच्छे से काम किया और मैंने आज तक तुम्हें थैंक यू नहीं किया, तो कहता हूँ थैंक यू सो मच अच्छे से वर्क करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है तुम आगे भी ऐसे ही पावरफुली काम करते रहोगे। ऐसा अपने घुटनों के ऊपर हाथ फेर के उसको थैंक यू कहो। थैंक यू मैम अपनी फॉर कमर में नाइस दर्द है तो कमर टिप्स। के ऊपर भी ऐसे हाथ फेर के उसको थैंक यू कहो। राइट? ओके मैम, प्यार से थैंक हाथ फेरो, यू। उसको आई लव यू कहो। अपने हर बॉडी पार्ट को रोज आई लव यू कहना सीख जाओगे ना, फिर कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। आपकी सारी तंत्र प्रणालियां जो है ना, वो अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगेगी। और अगर उसकी क्षमता कम हो गई है ना, तो वो क्षमता बढ़ जाएगी। आपकी हेल्थ वापस लौट आएगी। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि जब आप 20 साल के थे उस वक्त कितनी हाई एनर्जी में थे। बस उसी को अपने मेंटल स्क्रीन पे उसको दौड़ाते रहो। ऐसे इंसिडेंट याद करो जहां पर आपने हाई एनर्जी में बहुत बड़े बड़े काम किए थे, कुछ जहां पर बहुत एनर्जी लगी थी। तो उन इंसिडेंट को याद करके वो काम आप इफेक्टिवली कर पाए। राइट? यस तो मैम। आपके सबकॉन्शियस को नहीं पता, इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर सकता। मैं हमेशा कहती हूँ, आपका कैंसर कौन से स्टेज में है वो आपके बॉडी को नहीं पता, वो आपके माइंड को पता है। जैसे ही उसका परसेप्शन माइंड में चेंज हो जाएगा, बॉडी में चेंज हो जाएगा। कैंसर भी, फोर्थ स्टेज का कैंसर भी रिवर्स हो सकता है। हमने उसके लिए वो एग्जाम्पल दिया था, लव पीस एंड हीलिंग बुक का। राइट? जहां पर सिर्फ प्रार्थना के जरिए वो 75 साल की लेडी ने 36 कैंसर पेशेंट फोर्थ स्टेज वाले, उनके कैंसर को रिवर्स करने में प्रार्थना की शक्ति से उनको हेल्प की थी।
विजुलाइज किया था उसने कि वो खुद उनके शरीर में घुस गई है उसके पास, और उसने उनके बॉडी में जो भी कैंसर सेल्स थे उनको एक सक्शन पाइप में खींच खींच के भर दिया है। वो सक्शन पंप लेकर वो घुस गई है उनके शरीर में, और एक-एक कैंसर सेल को चुन-चुन के उसने उसको सक कर लिया है उसमें, और फिर उनके बॉडी से बाहर आके वो सक्शन पंप को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। यही किया था मेंटल स्क्रीन पे उसने दूसरों के लिए इस तरीके से विजुअलाइज किया था, और उन पेशेंट का 4th स्टेज का कैंसर रिमूव हो गया था पूरी तरह से 1 महीने में। तो सारी बातें अपने डॉक्टर की उसके ऊपर पूरी तरह से बिलीव मत करो। उनको भी स्टडी में आता है प्लेसिबो इफेक्ट। अगर हम मानते हैं तो वो अंधश्रद्धा कहते हैं, लेकिन वो खुद उनको प्लेसिबो बोल रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट हुए हैं नोसिबो के भी। अगर उस पे श्रद्धा चली गई तो उसी गोली ने काम करना बंद कर दिया। प्लेसिबो और नोसिबो दोनों के ऊपर मेडिकल फील्ड में एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एक बुक है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, यू आर द प्लेसिबो, पढ़ लेना। उसमें मेडिकल फील्ड में ये जो मिरेकल हुए हैं ना, उसके सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। सारे डॉक्टर्स को ये पढ़नी चाहिए, मैं रिकमेंड करती हूँ। जो भी डॉक्टर इस सेशन को अभी देख रहा है, ये बुक जरूर पढ़ें। और दूसरी एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल हे, जहां पर आपके कौन से थॉट से आपके शरीर में बीमारी पैदा होती है, और कैसे आप उसको रिवर्स करके उस बीमारी से मुक्त हो सकते हो, उसका पूरा लिस्ट भी लुइस एल हे ने अपनी बुक में दिया है। उसने खुद भी अपना कैंसर रिवर्स किया था, सिर्फ अपने परसेप्शन को, अपने दृष्टिकोण को और डाइट को चेंज करके। जबकि उसे बताया गया था कि वो कुछ ही महीनों की मेहमान है, लेकिन बाद में वो 80 साल तक जिंदा रही। ये पुस्तक भी लिखा, और जब तक जिंदा थी दुनिया के लाखों लोगों को ये सिखाया कि कैसे आप अपने परसेप्शन को चेंज करके, अपने बिलीव्स को चेंज करके खुद अपना अपना बीमारी रिवर्स कर सकते हो। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया। ठीक है, तो थैंक यू हमीदा जी फॉर योर शेयरिंग। चलिए राजेश जी अब बताएं। थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरा तो सब कुछ ही चेंज हो गया। मैं तो हर वक्त बोलता हूँ मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, यूनिवर्स मेरा ध्यान रख रहा है, मेरे परिवार का ध्यान रख रहा है, मेरी सब चीजें वो अपने आप यूनिवर्स कर रहे हैं। ये ये बदलाव आ गया मेरे अंदर, और यही कामना करता हूँ कि हर वक्त की सब, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में ही है। और बस ये हमको जो है उसको प्रार्थना करते रहना है, हमको बात करते रहना है, और सब चीजें अपने आप जो है होने लगती हैं जब हम ये ऐसा कर सोचने लगते हैं। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना बिल्कुल। है ये। थैंक यू सो मच। गोपाल जी कुछ कहेंगे? ओके। यस गोपाल जी। काफी कुछ सुन लिया, और उसका पॉजिटिव असर भी होना शुरू हो गया है। थोड़ा लेट हुआ, कोई बात नहीं, आगे चल के कंपनसेट हो जाएगा। और हेल्थ के फील्ड में अभी हमें तो मेनली हेल्थ को ठीक रखना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और उस चैलेंज को अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करके अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, तो हमारे बाकी फंक्शंस, बाकी एक्टिविटीज तो चल ही रही हैं ठीक तरह से। तो यही है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। हेल्थ को ठीक रखना कोई भी चैलेंज नहीं है। सबसे पहले आपने आज कहा, आज के समय में हेल्थ को ठीक रखना सबसे बड़ा चैलेंज है? नो, नहीं है।
अगर आप मानते हैं तो ही चैलेंज है कि ये ठीक हेल्थ को ठीक रखना चैलेंज है, अगर ये बिलीफ है तो फिर डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन मैं हमेशा संपूर्ण स्वास्थ्य मेरी सहज स्थिति है, अगर इस भाव को डाल दिया तो फिर कहाँ चैलेंज रहा। उस बिलीफ को तुरंत ब्रेक कर दिया ना आपने, राइट? तो यस। हर समय में मैं संपूर्ण स्वस्थ रह सकता हूँ। कोरोना में भी ऐसे कई लोग थे जिनको कोरोना नहीं हुआ था, तो वहां पर किस चीज ने उनको बचाए रखा? उनकी बिलीफ ने, राइट? तो कोरोना में हम लोगों ने काफी ग्रुप साधना की है, प्राणायाम किए, मेडिटेशंस किए, और यस, हमारे ग्रुप में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ शायद, मेरे ख्याल से राजेश जी कंफर्म कर पाएंगे। वी ऑल वर वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। गुड। नहीं, टच साथ भी ही नहीं अपने किया माइंडसेट किसी को को। पॉजिटिव रखना, किसी को माइंडसेट का टच भी नहीं पॉजिटिव किया। रहना। किसी को वेरी टच गुड, नहीं किया हमारे ग्रुप में, कोरोना को किसी ने टच भी वेरी नहीं गुड, किया। राइट? और ऐसी कोई भी चीज नहीं है। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमको पता ही नहीं है हम क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या करने आए हैं। हम लोगों को देखते हैं कि लोग भाग रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, है ना। आप एक कभी कभी ऑब्जर्व करिए, इतनी गाड़ियां भाग रही हैं, ये सब लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, एंड क्या है। उसको कभी सोचा है किसी ने कि हम कोई पैदा होने आए हैं या थोड़ा बड़ा होने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, उसके बाद शादी कर ली। शादी कर ली तो पढ़ाई लिखाई कर ली, बच्चे हो गए, माँ बाप को देखा, और हम बूढ़े हुए, हम मर गए। क्या इसलिए आए क्या? और बिल्कुल ये जो सही कहा। चीजें जो हैं हमारी जो हैं, ये अपने आप लाइंड अप हो जाती हैं जब हम यूनिवर्स की तरफ देखते हैं। यूनिवर्स ने जब हमको यहाँ भेजा है तो हमारे लिए कुछ सोच के भी भेजा होगा। हमारे खाने पीने की व्यवस्था, हमारे रहने की व्यवस्था। और हम जो है, हम भटक जाते हैं लोगों को फॉलो करते हुए, कि मेरे पास, उसके पास 4 कमरे का फ्लैट है, मेरे पास भी होना चाहिए। कंपटीशन में उसके पास ये इतनी बड़ी नई बड़ी गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। हम कुछ भी करने के लिए ठीक तरीके गलत तरीके सब अपनाने लगते हैं, और जब हम ऐसी चीजें करने लगते हैं तो फंसने लगते हैं। लाइफ इज वेरी इजी, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते, हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं करते। अगर हम ये रखें कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, यूनिवर्स मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मेरा परिवार ठीक है, तो बढ़िया होगा। आपसे सीखा कि जो बंदा नहीं, आपकी बात नहीं सुन रहा, जस्ट आपकी वाइब्रेशन से भी यूनिवर्स को प्रे करें। हारमोनी सक्सेस, हारमोनी सक्सेस, हारमोनी सक्सेस। पैसे चाहिए तो आप जो है मनी सक्सेस, मनी सक्सेस करें। हेल्थ चाहिए तो हेल्थ सक्सेस, हेल्थ सक्सेस। मैंने आपको बता दूं, मैंने तो चैंटिंग करनी भी शुरू कर दी है ये। वेरी गुड। आई एम नॉट ओनली लिसनिंग ना, मैं मतलब थोड़ी देर मैं आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आल्सो एंड टेलिंग अदर पीपल आल्सो। तो मैंने देखा कि मैंने कई लोग हैं बीमार हैं, दुनिया में सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जब ऐसा लगता है कि कोई मेरी बात सुनेगा और उसको दिक्कत है, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, तो उसको बताते हैं भैया ऐसा कर लो। बाकी अगर उसकी उसकी समझ में आएगा, करेगा तो पा जाएगा। नहीं, फेथ नहीं होगा, आस्था नहीं होगी, और यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करेगा, तो फिर इसका मतलब उसको उसका जाने का टाइम आ गया। उसकी कोई मदद नहीं कर सकता उसकी। लेकिन अगर हमारी ऑरा में कोई आता है तो कहीं ना कहीं उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ मैच हो रही है, तभी वो आया है। उसके बिल्कुल माइंड ने कहीं ना बिल्कुल। कहीं, हाँ, कहीं ना हम कहीं वो विचार जितने आया कि मैं इस जितने स्थिति से जो बंदे पॉजिटिवली बाहर आना चाहता हूँ। जितने बंदे जो साधना में जाते हैं, अगर आप उनको दर्शन भी कर लो ना, और उनका ऑरे में भी आ जाओ ना, तो इतनी वाइब्रेशंस मिलती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, कुछ कहने की हद नहीं।
अगर कोई उसको पहचान पा सकता है कि नहीं, अगर सामने बैठे, टच भी नहीं किया, पैर भी नहीं छुए, अगर हम उनके नजदीक भी बैठ गए, तो उनका उनका ग्लो ही इतना है, उनका ऑरा ही इतना है कि आपको वाइब्रेशंस फील होने लगेंगी। और यही वो बिल्कुल। लोग हैं कि जिनका शरीर शुद्ध है, जिनका मन शुद्ध है, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, जिन्हें जिन्होंने सब चीजों को कंट्रोल कर रखा है, हर एक चीज को। तो हमें भी यही पावर करना हमारे है। पास भी ठीक, है। हम लोग जो है पावर संसारिक हमारे पास जीवन। भी है, बस हाँ उसे जी, एक्सप्लोर करना वही 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 एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। वी कैन चेंज आवर लाइफ, वी कैन चेंज आवर सोल। हम अपना प्योरिटी करके जाएं, जिस काम के लिए आए हैं करके जाएं, बस है। यही यस, कोशिश है। थैंक यू सो थैंक मच यू, राजेश जी। अपने थैंक यू, एक्चुअल लाइफ पर्पस को ढूंढे, व्हाट और वाई क्लियर करें, हाउ को उसके ऊपर छोड़ दे, उसके लिए हाउ हाउ ना करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस नीता रानी जी, आपने हैंड भी रेज किया था, मैंने देखा नहीं, बाद में देखा। यस नीता रानी जी, कोई सवाल है क्या आपका, बताएं। नीता रानी जी, आर यू देयर? यस, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, बताओ। मैम आपका जो हर सेशन तो बहुत ही पावरफुल है, और जो भी एक एक चैप्टर का जो भी एग्जाम्पल आ रहा है, मैं उसको खुद फील कर चुकी हूँ लाइफ में। जैसे कि आप एग्जाम का बात बोल रहे थे, मैं जब एग्जाम देने जाती थी, जो वाला चैप्टर मुझे सब्जेक्ट इजी लगता था, मैं उसको उतना मतलब देती नहीं थी ध्यान। हाँ हो जाएगा, वो तो मेरा हाथ का है, बाएं हाथ का खाली हो जाए। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठती थी मैम, वो मेरा दिमाग से कहाँ सुन हो जाता था। फिर जब एग्जाम हॉल से निकलती थी बाहर, तब मैं फिर आ जाता था, तो मैं रोने लगती थी, क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्या हो रहा है। ये वाला मेरा अभी लाइफ में, यह अवचेतन मन की शक्ति का बुक में आपके जरिए मेरे सामने आ रहा है, सब एक एक सब सीनरी आ रहा है, ये मेरा विजुअलाइजेशन का तरह आ रहा है, मैं खुद महसूस कर रही। ये तो एकदम मैम जो भी बोल रहे हैं एकदम 100% का सही बोले, मेरे साथ यही होता है। और दूसरी बात है, आप जो कैदी का जो आगे एग्जाम्पल का था, मैं 3 दिन का बात बोल रही हूँ, पहले का बात बोल रहा हूँ। ऐसे मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते हैं, उस मालिक के साथ में थोड़ा सा ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा ऐसे हो गया, तो मतलब वो निकलने के चक्कर, मतलब ऐसे सिचुएशन आ गया था, मेरे पास फोन आया। मुझे वो जानते हैं ना, मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, तो मुझे बोले मैं क्या करूँ, मतलब कुछ मत करिए, चुप रहिए एकदम, थैंक यू बोलिए। तो मैंने क्या किया मैम, आप जो बोलते हैं ना, आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो सुप्रीम पावर का हाथ में सब कुछ छोड़ दो। वही मैंने किया, यूनिवर्स को ऐसे देखते देखते ऊपर को बोलते रहा, अब तुम ही जो करना है तुम करोगे, अब मुझे पता है तुम अच्छा ही करोगे, और मुझे अच्छा ही खबर ही मिलेगा। आज सही में मैम 2-3 घंटा में सब कुछ सॉल्व हो गया, एकदम सॉल्व हो गया। यही वेरी नहीं गुड, कर, वेरी गुड। एक एक सब्जेक्ट थैंक सब यू। हर सब आ रहा है मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपके बात बोल रहा हूँ, जब मैंने मैजिक क्लास तो किया नहीं था, लेकिन हाँ, अचानक आपका क्लास आ गया था मेरा सामने, बहुत अच्छा लगा, मैम तो बहुत अच्छा से समझा रहे, तो मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं अगर इस क्लास में अटेंड कर पाती तो बहुत अच्छा रहता। सही में मैम, आपका जब आया मेरे पास में ग्रुप में कि ज्वाइनिंग करने के लिए, मैं इतना खुश हो गई, बहुत खुश हो गई मैम, बहुत ही खुश हो गई। थैंक यू मैम, आप जो सेशन पढ़ा रहे हैं कि इसमें सबका भला हो रहा है मैम, और मनी में, हेल्थ में। अब बाकी हेल्थ का बात बोल रहा हूँ मैम, आप जो अभी रेणुका मैम को बोल रहे थे ना, जहाँ भी कुछ इशू होता है तो उस जगह में हाथ में घुमा घुमा करके बोलिए, थैंक यू बोलिए। मैम ऐसी करती थी, आज आप बोले वो वाला मुझे याद आ जा रहा है। मेरा जहाँ भी इशू होता था, मेरा एक तो नेट है, मतलब गाँव पे था, वो एकदम पत्थर गिर करके एकदम पूरा मर गया था। सब बोले कि ये नया उगेगा, मैं उसको कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको हमेशा जब देखती थी हाथ में पकड़ती थी, उसको छूती थी, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, लव यू। मैम वो बहुत ही अच्छा हो गया, नया तरह का हो गया, एकदम नया तरह का हो गया। ऐसे अभी थोड़ा देर, मतलब 15-20 दिन से आगे का बात बोलना, राइट हाथ का बाहों में दर्द होता था, ऐसे हाथ उठा
पाती नहीं। मैंने कुछ भी ख्याल नहीं लाया। पहले अगर कुछ भी आता था ना, आपका जो बोल दिए है ना, कैंसिल डिलीट कैंसिल डिलीट कैंसिल, वो बोलते रहती हूँ मैम। अगर भी आ जाता है वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच नीता रानी जी, थैंक यू सो मच इतनी सारी चीजें शेयर करने की बातों से बहुत लोगों को अगर प्रेरणा मिलेगी। अवचेतन की मन आवाज के कट पावर रही में है। अगर इतना कुछ और भी कुछ संभव होने वाला ना, मैं तो प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रही हूँ। वो भी मुझे पता है कि मेरा जो हेल्थ का चैलेंज है, वो भी रिपोर्ट मेरा नॉर्मल आने वाला है। मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हूँ, ये भी महसूस करता हूँ कि मेरा पेट में बच्चा है, पेट में लात मार रहा, महसूस करता हूँ कि वो मेरा पास में सोया हुआ है, मैं उसको खिला रहा हूँ, उसको नहला रहा हूँ। ऐसे ऐसे विजुअलाइजेशन करते रहता हूँ मैम। पानी पीता हूँ जब वेरी गुड, करती हूँ, खाना ऐसे ऐसे करते रहती हूँ मैम। और मैं गर्भ संस्कार आपसे करवाऊंगी, जरूर करवाऊंगी, क्योंकि मुझे वैसे सुप्रीम पावर का ब्लेसिंग होने वाला बच्चा चाहिए, जो कि मैं जैसे जरूर अभी चाहती से जुड़ जाओ, प्लानिंग फेज से ही जुड़ जाओ। मैं तो मैम आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे थोड़ा सा, लेकिन आपका हाँ, जरूर जरूर, आज दोपहर में कॉल करूंगी आपको। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू। 3 बजे के करीब कॉल कर दूंगी। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ओके, ब्लेस। थैंक यू नीता रानी जी फॉर योर शेयरिंग। यस, अब मिस्टर लिम्बाची आप शेयर करना चाहेंगे? यस, ओके, ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। मुझे पूरा विश्वास है आज के सेशन से आपको बहुत ही आई ओपनिंग मोमेंट्स मिले होंगे, बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। आज भी आपके सोच के दायरे बड़े होंगे, राइट? तो सोच का दायरा अगर बड़ा है, नॉलेज बड़ा है, तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगी, सिर्फ नॉलेज लेकर मत बैठ जाना, नॉलेज को इम्प्लीमेंट जरूर करना, क्योंकि आज के जमाने में नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, राइट? जब तक उस नॉलेज को आप इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे उपयोग करें, उसकी सारी टेक्निक्स हमें पता चल चुकी है। अब वहां पर वो भाव, वो श्रद्धा कैसे आए, उसके लिए इतने इतने बड़े बड़े इम्पॉसिबल लगने वाले रेफरेंसेस भी लेखक ने आज के चैप्टर में दे दिए हैं, राइट? तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेशन में जुड़ने वाले, इस सेशन को यूट्यूब पर देखने वाले सभी लोगों को अब अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के ऊपर विश्वास आ गया है, और वह अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, वो पाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल जरूर करेंगे और अपने जीवन में जरूर से सक्सेसफुल भी होंगे, राइट? तो हम यहाँ पर सक्सेसफुल ही हैं एक्चुअली। हर वो चीज हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड के परसेप्शन है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड समय और स्थान से परे है। इस बात को जिस दिन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, फिर यूं मैनिफेस्टेशन होगा, यूं, राइट? तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आपके और आपके परिवारजनों के सभी के स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहें, हमेशा आप स्वस्थ रहें, आपके रिश्ते मधुर बने रहें, आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और भी ज्यादा बॉन्डिंग आ जाए, राइट? आपके जीवन में ऐसे रिसोर्सेस, ऐसे लोगों का, ऐसी अपॉर्चुनिटीज का प्रवेश हो जो आपको आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको आगे लेकर जाए। आपके मनी, करियर और धन के प्रवाह हमेशा बढ़ते रहें, ऐसी दिल से कामना करते हुए इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों का। हम मिलेंगे फिर सोमवार को अगले सेशन में ठीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए फिर एक बार आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।